अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। सबसे पहले तो तमाम तर पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद देने जा रही हूँ और हमारे नसीब में मुबारकबादें बहुत कम आती है जो हमारे मुल्क में महंगाई के हालात हैं। हर बंदा कहीं ना कहीं से परेशान है, लेकिन जो अच्छी खबर है उसको सेलिब्रेट करना तो मस्ट है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की कल की जीत की। क्या ज़बरदस्त जीत थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है। वो रिकॉर्ड जो था वो पहले बनाया था आयरलैंड और इंग्लैंड की टीम ने, जब उनका मैच हुआ था 2011 में इंडिया में। 328 रन बनाए थे उन्होंने, चेस किया था उन्होंने इतना बड़ा टारगेट। पाकिस्तान ने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, हलवा ये कहते हैं ना। 345 रन का हदफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से पूरा किया, भाई मैं कहती हूँ क्या बात है। और फिर रिजवान मेरे भाई, मेरे चीते, बल्ले भी बल्ले थे, शावा बिशावा। क्या रिजवान ने परफॉर्मेंस दिखाई। गो के जब कल बाबर आजम आउट होते तो ऐसा लगा गए भाई, लेकिन जो कल फिर रिजवान ने आके बताया भी, जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई, तो भाई हमारे जो पाकिस्तानी टीम है उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और अल्लाह के जनाब के आगे ये जो है ना ये मदद करे, इतना उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे ना कि ये आगे जाके जब इंडिया के संग का मैच हो तो एक तरीके से हमेशा होता है ना नफसियाती बर्तरी वो हासिल कर लेते किसी ना किसी तरीके से। और अब तो होम ग्राउंड भी उनका अपना है, तो अल्लाह करे ऐसा बिल्कुल भी ना हो और हमारी पाकिस्तानी टीम जो है ना फुल कॉन्फिडेंट जाए। अब्दुल्ला शफीक भाई, इस लड़के ने डेब्यू किया और डेब्यू में आते साथ भी उन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया, तो ज़बरदस्त। बड़ी दुआएं मेरे इन तमाम भाइयों के लिए जो गए हुए वहाँ पे इंडिया में, हमारा नाम रोशन करें, बहुत अच्छा खेलें, हर राह आए उनको उन्हीं के मैदान में। और मैं तो कहती हूँ बस मज़ा ही आ जाएगा। बड़े कसम से इतनी ज़िंदगी में टेंशनें होती ना, लेकिन ऐसी कोई अच्छी खबर आ जाए ना आप सब चीज़ें भूल जाते हैं। अब आप पूछेंगे भाई जो सबसे बड़ी टेंशन है मदिया वो आपकी ज़िंदगी में क्या है? भाई वही टेंशन जो मेरी का जो आपकी ज़िंदगी में भी है, महंगाई की टेंशन। भाई यकीन माने आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, पहले तो हम कहते थे जी हाँ गरीब तबका तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जो मुतवसत तबका ना जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं वो बड़ा परेशान है कि भाई हो क्या रहा है हमारे साथ। इतनी चीज़ें करना मुश्किल हो गई हैं। आप सब्ज़ी जो ख़रीदें वो फल भी ख़रीदें, बच्चों की फ़ीस, बिजली के बिल, घर का किराया, और जो घरों में अगर आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है तो उनकी तनख्वाहें करते करते आपके पास कख नहीं बचता। पहले ज़माने में तो आपको याद है ना, अम्मियाँ बड़ी सेविंग कर लिया करती थी और सेविंग्स भी अक्सर करती थी गोल्ड में, डॉलर्स में। जब थोड़ा थोड़ा कुछ बना लेती थी कि चलो भी पहन भी लिया, फिर आगे जाके फिर कमेटी डालिया करती थी। भाई वो टाइम ही नहीं रहा कमेटी डाली जा सके क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। तो इस हवाले से ज़रा मैं बात करूंगी। और गोल्ड, ये जो सुनारे हैं इन्होंने भी आजकल मतलब खबी दिखा के ना, कहते सज्जी दिखा के खबी मारना, ऐसे आजकल सुनारे भी कुछ हरकतें करें। मैं आपको डिटेल बताऊंगी, लेकिन अभी बता दूं मेरे साथ मौजूद है जी हमारे सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम साहब। इनसे मैं गुफ्तगू करूंगी कि ये जो आजकल गोल्ड और जो डॉलर की जो प्राइसेस हैं, फिर ख़वातीन किस तरीके से जो है वो कोशिश करके सेविंग कर सकती हैं। और साथ में फैसलाबाद में आपको लिए चलती हूँ। तमाम तो लोग चले मेरे साथ जनाब फैसलाबाद, वहाँ पे हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं रिदा सिंधु, और वो मौजूद हैं एक बाज़ार में जहाँ पर लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें भी इतनी महंगी हो गई हैं। 500 में आप सोच सकते हैं, एक ज़माना था 500 में आप दावत कर लेते थे, या अपने बचपन का टाइम बता रही हूँ, 500 में बहुत अच्छी दावत होती थी, चिकन बन जाता था और चीज़ें बन जाती थी, पुलाव बन जाता था। अब 500 में कुछ भी, मतलब एक वक्त की हांडी पूरी नहीं होती। रिदा की तरफ हम चलते हैं जो कि इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक रिदा, मुझे पहले ये बताएं कि आप, और मेरे नाज़रीन को भी बताएं कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं एग्जैक्टली, और साथ में ये बताएं क्योंकि देखें हम हैं ख़वातीन, हमने घर भी चलाना होता है और हमें पता होता है कि चीज़ें जो है ना वो मैनेज, आवाज़ में रिपीट आ रही है, और हमें पता है कि जी आजकल जो महंगाई हो गई ना, किचन मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या देख रही हैं आप? अगर आप बाज़ार में जाएँ तो 500,000 में कोई अच्छी दावत या फिर घर के एक वक्त की हांडी बन सकती है? मदीहा, सबसे पहले तो जो आपने बात की ना कि 500,000 में बिल्कुल भी हांडी जो है वो रूटीन की भी नहीं बन सकती, जिसको हम कहते हैं ना दाल रोटी, वो मुश्किल से ही बनती है अगर 5-6 अफराद जो हैं वो घर के हैं उनके लिए। तो मैं ख़वातीन के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। और महंगाई की बात करें तो पाकिस्तानी अवाम को ना पिछले कम अज़ कम हम देख लें 1 साल से रोज़ एक नया तोहफ़ा मिलता है, वो होता है किसी भी चीज़ की जो कीमत है उसके बढ़ने का, यानी कि महंगाई के सूरत में। और ख़वातीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस महंगाई से अफेक्ट होती हैं, क्योंकि मर्द हज़रात अगर कमा के लेके आते हैं, खातून खाना को आके पैसे पकड़ा देते हैं, जो घर का खर्चा चलाना है, बिल्स अदा करने हैं, कोई ख़रीदारी करनी है, कुछ भी करना है, तो वो ख़वातीन ही जो है वो उसको मैनेज करती हैं। मैं ख़वातीन के साथ इस वक्त मौजूद हूँ
और इन्हीं से जान लेते हैं महंगाई के बारे में भी। मुझे बताइएगा, आप क्या समझती हैं कि महंगाई की सिचुएशन क्या चल रही है और उसको किस तरह से फेस कर रही हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है, साल पूरा हो गया, कोई किसी किस्म की महंगाई में कमी नहीं आई। दुकान चला रही हूँ मैं खुद, मियाँ मेरा रिक्शा चला रहा है, बेटा मेरा मिल में जा रहा है, फिर भी हमारा गुजारा नहीं होता। दुकान का किराया, बिजली का बिल एक नए रोज़ नए कीमत पे आता है बिल, तो कहाँ से दे? जिसकी 15,000 या 20,000 तनख्वाह है वो कैसे गुजारा करेगी? वो कपड़ा खरीदेगी, रोटी खरीदेगी, पकाएगी, बनाएगी, बिल देगी, किराया घर का देगी, क्या करेंगे वो? रोज़ाना दाल भी जो एक पाव मंगा लेना तो वो भी 100 रुपये में पकती है, तो क्या करें? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि महंगाई की सूरत हाल ये हो गई है कि जो एक उम्र रसीदा घर की खातून हैं उनको भी किचन चलाने के लिए काम करना जो है वो पड़ गया है। और भी खातून मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पिछले चंद सालों में कौन सी चीज़ों की ख़रीदारी के दौरान जो है वो आपको एहसास हुआ कि महंगाई बड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है? भाई पहले तो आटा, दालें और चीनी नहीं किसी हिसाब में आ रही। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि हर बंदा दुआएं दे रहा है गवर्नमेंट को, कभी ना कभी किसी गरीब की इनको लग जानी है। ये ना हो कि पाकिस्तान हमारा बर्बाद हो जाए। चीनी है तो चीनी इतनी महंगी, घी है तो घी इतना महंगा। आपसे इल्तिजा है हम गरीब लोगों की कि हम पे मेहरबानी करें और हम पे तरस खाएं। हमारे वक्त बीमारियों में बीमारियां हमें इतनी लग गई हैं, हम परेशान हो के टेंशन के मरीज़ बन गए हैं। गवर्नमेंट से इल्तिजा ही है कि हम पे रहम करे। ठीक हो गया, ये तो महंगाई की सूरत हाल आपने बताई। मुझे ये बताइएगा, शादियां वगैरह का सीज़न चल रहा है, तो क्या सोने के जेवरात बनाती हैं? क्या चल रहा है वहाँ पे? जेवर तो क्या बनाने हैं, बच्चियों को आर्टिफिशियल डालना मुश्किल हो गया है। हाँ, सोना तो बहुत दूर की बात है गरीब बंदे के लिए। हम तो जब भी किसी शादी पे या कोई जाते हैं तो बेचारी बच्चियों को आर्टिफिशियल भी नसीब नहीं होता। इनका खाना ख़राब हो जाए जिन्होंने इतनी महंगाई कर दी है। जी बिल्कुल, सोने की भी जिस तरह से इन्होंने बात की, महंगाई की बात की, तो सोने की जब बात आजकल की जाए तो मुझे एक शेर याद आ जाता है कि ख़रीद कर लाए हैं आपके लिए चांदी की बालियाँ, कानों में पहन के इनको सोना कीजिए। यानी सोना तो अब मतवसत तबके, मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी एक जो है वो इस्तियारा ही बन के रह गया हुआ है। और भी मौजूद है खातून, इनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि सोने के जेवरात भी बन रहे, तो शादी में फिर किस तरह से गुजारा जो है होता है? सोने के जेवरात तो अब ख्वाब रह गया, अब चांदी के जेवरात भी ख्वाब हो गए हैं। आपका जो शेर है मैंने सुना। अब हम कल बच्चे की रिंग लेके आए हैं चांदी की 5000 की, ठीक है। तो शादियों पे फूलों के जेवर से या आर्टिफिशियल फूलों के जेवर से गुजारा करते हैं। अब आर्टिफिशियल का भी गुंजाइश नहीं रही, आर्टिफिशियल भी 20-30,000 से कम सेट नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है। और बेटी को इस बाइज़्ज़त उसके घर भेजना गरीब के लिए तो नामुमकिन है। लोग परेशान हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मेंटल हॉस्पिटल में इजाफा हो रहा है। ये लोग मौजूद हैं फैसलाबाद में, लोग कितने परेशान हैं। लोग यहाँ पर महंगाई की आवाज़, एक बूढ़ी खातून को आपने देखा जो कि अपने घर का किचन रन करने के लिए वो दुकान पे बैठती हैं। आपने खातून को देखा वो किस तरीके से कोस रही थी, वो महंगाई से इतनी परेशान है, वो कहती बीमारियाँ होगी क्योंकि मुफ्त देखें सेहत की सहूलियत हमें मुयसर ही नहीं है। या तो हमें पता होता ना कि जिस अस्पताल में जाएंगे गरीब का मुफ्त इलाज हो जाएगा तो समझ में भी आती थी, वो भी नहीं है ना। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि दवाइयाँ, जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं। फिर अगर हम सोने की बात करें तो सोना तुम्हारी औकात से बारे में मुझे लगता है कभी कभी हमें सोने को डिस्कस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वैसे इतनी प्राइस है कि हमारी नींदें उड़ गई हैं तो हमने क्या सोना है। हमारे साथ रिजवान साहब भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। रिजवान साहब, ये जो महंगाई का जिन इतना बेकाबू हो गया है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? कहीं कुछ हमें रिलीफ मिलने वाला है? अच्छा, सबसे पहले तो नदिया आपको भी सलाम मेरा और आपके नाजरीन को भी, और बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का और बात करने का। महंगाई और सोना दो चीज़ें आप डिस्कस कर रही हैं और दोनों बहुत अवामी इशू हैं। ओहो, देखिए, महंगाई ने तो वो हाल कर दिया है लोगों का कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को मतलब फेंक रहे हैं दरियाओं में ऊपर से और खुद उसके बाद जहर खा लेते हैं। अल्लाह, नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। मतलब आज जिसकी तनख्वाह 50,000 या लाख रुपए भी है ना, वो भी सेविंग नहीं कर पा रहा और उसको भी कर्ज लेना पड़ता है। ये सूरत हाल आ चुकी है इस मुल्क में। महंगाई की शरह मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है।
38% है। अच्छा, खित्ते में इस वक्त हम सबसे ऊपर है महंगाई में। हमसे ऊपर श्रीलंका था, वो भी अब रिकवर कर गया है, हम इस वक्त सबसे ऊपर आ गए। तो जब इतनी महंगाई हो जाए ना, तो इन्फ्लेशन जब इतना बढ़ता है तो इंसान कुछ सेविंग नहीं कर पाता, फिर वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे कंप्रोमाइज़ करता है, खाने पे कंप्रोमाइज़ करता है, खुद भी भूखा रहता है, पहले फेज में खुद फाके करता है, थोड़े बहुत बच्चों को खिलाता है। लेकिन जब नौबत यहाँ आ जाए कि फिर भी नहीं बच पा रहा हो, तो फिर वो बच्चों की खुराक भी कम करता है। पाकिस्तान में 38% बच्चे कम खुराकी का शिकार है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब आप बताएं, जो बच्चा कम खुराक की वजह से उसकी जहनी सलाहियतें मुतासिर, उसकी नशोनुमा मुतासिर, वो क्या पढ़ेगा और वो क्या बनेगा आगे बढ़। रिजवान साहब, तो लोग अपने महंगाई की वजह से नहीं पाले जा रहे, तो लोग अपने बच्चे लिटरली बेचने पर आ गए हैं। मतलब हमने ये हालात भी अब देख लिए पाकिस्तान में कैसा हो रहा है। और ये जो हम गोल्ड वगैरह की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल हमारी औकात से बाहर हो गया। मतलब देयर वाज अ टाइम, आई रिमेंबर, कि जब घर में सेविंग करनी होती थी तो ये होता था कि चलो चलो कुछ डॉलर्स खरीद लिए जाएं। खैर वो तो फिर बिल्कुल औकात से बाहर हो गया। या फिर होता है चलो गोल्ड खरीद लिया जाए ना, तो चले आपने पहन भी लिया, और उसके अलावा गोल्ड आपकी एक सेविंग होती है ना रेनी डेज के लिए। बिल्कुल। लेकिन अब तो मुतवस्सित तबके की बिल्कुल औकात से बाहर है। सही है। देखिए, गोल्ड ना हार्ड कैश है, सही है, और फिर सबसे अच्छी सेविंग है। गोल्ड की कीमत बढ़ती रहती है, गोल्ड की पूरी दुनिया में डिमांड है, आप कहीं ले जाएंगे गोल्ड बिक जाएगा, हाथों हाथ कैश। अच्छा, औरतों की सबसे पसंदीदा चीज है, वो इसमें सेविंग ही नहीं करती, बल्कि ये जो गोल्ड इनकी ना एक नफ्सियात होती है, इन्वेस्ट भी करती है नफ्सियात के, मेरे पास सोना है, मैं सेव हूँ, ये बड़ी एक नफ्सियात है लोग। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, आज देखिए, पहले एक मुहावरा था, सोना सिर्फ सुनार का, ये बदल गया मुहावरा, पाकिस्तान में बदल गया। मतलब माफिया ने इस मुहावरे को बदल दिया, सुनार का भी नहीं रहा अब सोना, सोना है माफिया का। अरे कौन है माफिया? ये जो हम माफिया की बात करते हैं, अगर ये सुनार भी माफिया नहीं, तो फिर ये माफिया कौन है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ ये माफिया कौन है। देखें, सोने की कीमतें पाकिस्तान में पिछले 6 महीनों में ना 2,40,000 रुपए फी तोला पहुंच गई। ये ऑल टाइम हाई था 24 कैरेट का। 2,40,000 एक तोला, 11 ग्राम का एक तोला होता है, ये एक तोला सोना 2,40,000 का। तो ये कौन पहुंचाता था, कैसे पहुंचाता था? मैंने गोल्ड पे भी इन दिनों एक रिपोर्ट बनाई और डॉलर पे भी एक रिपोर्ट बनाई, मुझे बड़े इंकशाफात हुए, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में वो इंकशाफ आप करता हूँ। ये क्या करते थे, हमारे यहाँ सोने की कीमतें मुकर्रर आपको पता है कैसे होती है? आप तो सोना लेने जाती होंगी, कभी सुनार से पूछा? मैं आपको मजे की बात बताऊँ, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। मैं भी कुछ दिनों पहले ही अपने वो ज्वेलर के पास गई और मैंने कहा चलो मैं कुछ लेने के लिए गई, तो उन्होंने कहा अगर आपने इन्वेस्ट करना बाजी तो भी 15 दिन में सोने की कीमत होने वाली कम। मैंने कहा अच्छा। मैं 3 दिन बाद के बाद दोबारा कि मुझे कुछ लेना था, अपनी चीज़ वापस लेनी थी, तो मुझे कहते हैं आपको पता है सोने की प्राइस कितनी बढ़ गई है? मैंने कहा ये आप जब कहते हैं ना इंतजार करें, उसके बाद सोने की प्राइस बढ़ जाती है, ये क्या सीन है? हमारे यहाँ ये होता है कि पहले ऑस्ट्रेलिया ना एक सोने का बड़ा वो है, सबसे पहले सुबह ऑस्ट्रेलिया में खुलते हैं सोने के रेट, ठीक है, उसके बाद खुलते हैं लंदन में, फिर दुबई से सोना का दरहम का जो रेट होता है उससे चमक बनती है हवाला हुंडी। उस चमक को सट्टेबाज कहते हैं चमक, लेकिन ये कोड वर्ड है चमक। यहाँ पे हवाला हुंडी का जो रेट होगा डॉलर में पेमेंट होगी, उस हिसाब से 1 औंस सोने का जो रेट है, फर्ज के 1 औंस सोने का रेट है लंदन में खुला है $1865। 1 औंस सोने में 3 तोले सोना होता है, 33 ग्राम से ज्यादा। अच्छा, सही है, वो ले लिया इन्होंने, उस हिसाब से वो $1865 से उसको तकसीम कर देते हैं 3 तोले में जितने ग्राम बनते हैं। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान में उसका जितने का हवाला बनेगा दिरहम के हिसाब से उसकी वो शामिल करेंगे। फिर इनकी अपनी मोनोपोली होती है कि अगर सोने की उस दिन डिमांड है पाकिस्तान में तो वो ऊपर रेट पे खोलेंगे सोना। और पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से ये हो रहा था कि रोजाना पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ती थी और सोने की कीमत इंटरनेशनल बढ़ रही थी थोड़ी सी, तो वहाँ यहाँ चमक का हवाला हुंडी का रेट बढ़ा हुआ था क्योंकि डॉलर ब्लैक मार्केट में महंगा हुआ था, बहुत महंगा हुआ था, 350 तक मिल ही नहीं रहा था, 340 और 345 रेट भी पहुंचा। तो उस हिसाब से यहाँ पे हर रोज कीमत बढ़ जाती थी 4,000, 3,000, 4,000। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई हो गई, लोगों की पहुंच से ही बाहर हो गया सोना। मुझे गोल्ड ज्वेलर ने बताया, मेरे कॉलर भी है, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपकी बात यहीं से शुरू करूंगी। रियाज साहब है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अदिया जी, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं?
अल्लाह का लाख हमारे लाख पुराने शुक्र है। कॉलर्स है काफी। हाँ जी जी जी, थैंक यू जी, आपने पहचाना, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मदिया, मसला ये है हमारे यहाँ कि हम हमारे जो सुनार है यहाँ पे हमारे एरिया में, तो वो आके बैठे होते हैं, बात करते हैं, तो जिस टाइम सोना बढ़ने लगा तो इन्होंने करोड़ों रुपए का सोना खरीद लिया, लाखों का नहीं, करोड़ों का। अब जब अपने कहते हैं एक आदमी मार्केट से सोना एकदम ज्यादा उठा लेगा कि यार ये बढ़ेगा और मैं इसको आगे फिर महंगे दाम में बेचूंगा, तो हुकूमत को ये चाहिए कि इस पे चेक एंड बैलेंस रखें, एक क्वांटिटी हर एक की होनी चाहिए। अब ये तो नहीं ना कि एक आदमी 300 तोला ले ले या 2 किलो ले ले या 3 किलो, तो हम जैसे लोग तो फिर आधा तोला भी नहीं बना सकेंगे, वो फिर इसको महंगे दाम बढ़ता रहता है। तो हुकूमत जो है उसको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और इसको फॉलो करे कि जी कौन कितना ले रहा है और इसमें इसका फायदा कितना है। अब हुआ ये कि अब एकदम नीचे आ गया, उनको नुकसान तो हुआ है, लेकिन जी इसमें जो है हमारे, मैं समझता हूँ कि मार्केट वालों का बहुत बड़ा हाथ है कि ये जाके मार्केट से जब एक चीज शॉर्ट हो जाएगी तो लाजमी बात है ना वो बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो फिर इसका जो है सारा बर्डन किस पे जाएगा, हम जैसे लोगों पे जाएगा, आप जैसे लोगों पे जाएगा। अब यह हालत आ गई है कि मैं अपनी बेटी अपनी बहन के लिए कहाँ से 1 तोला नहीं कर सकता, अब 1 तोले के लिए कल मैं कहाँ से 2 लाख रुपए लेके आऊंगा। बिल्कुल सही बात। अब देखें हम लोग परेशान हैं और आप इनकी बात सुन रहे थे कि वो जो इतने करोड़ों में जो खरीद लेते हैं तो उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई हद हमने मुकर्रर की है कि इससे ज्यादा क्वांटिटी में आप सोना नहीं खरीद सकते? नहीं, ऐसी रेगुलेट ही नहीं हो रहा ये सेक्टर, ये दस्तावेजी नहीं है ये सेक्टर। यही वजह है कि इसमें मतलब ऑन पेपर से इतनी बड़ी मार्केट है, ये खरबों रुपए का बिजनेस है और दस्तावेजी नहीं है। मजे की बात आप ये देखें, और इतनी बड़ी माफिया है कि इसको होने नहीं देती, एहतजाज और हड़तालें और ये सब करते हैं ताकि हम इस एक रेगुलेशंस में ना आ जाए, कानून के दायरे में। जी मैं सुनार की बात कर रहा था, वो बड़ी दिलचस्प है। मैंने कहा आपका कारोबार कितना रह गया जब सोने की कीमतें बहुत बढ़ गई? कहेंगे रिजवान साहब 50% भी नहीं रहा, मतलब हमारा जो कारोबार होता था आधा रह गया। और मैंने खुद विटनेस किया है, मैं गया हूँ, रिपोर्ट्स बनाई हैं। मैंने तारिक रोड जैसे इलाके में गया, जब तारिक रोड एक पोश है वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ खाली पड़ी हैं दुकानें ज्वेलर्स की। तो वो उनकी बात ये थी कि अब तो हम भी मतलब जो ना हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए और बता रहे थे कि औरतें आती हैं हमारे पास, मतलब वो नया सोना नहीं खरीदती, जो उनके पास होता है बेचारे डिजाइन, पुराने डिजाइन होते हैं ना, वो लाती हैं, सेट हमें देती हैं, बोलती हैं इसको तोड़ ले और तोड़ के ना नए डिजाइन जो चल रहे हैं उसके मुताबिक बना दे और जो ऊपर थोड़े बहुत पैसे हैं वो हम दे दें। रिजवान साहब मैं ना स्पेशली इस पे दोबारा सेगमेंट करूंगी, आपके साथ बड़े करने की जरूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ खवातीन को बता सके कि वैसे भी कौन सा महीना होता है जिसमें आपको गोल्ड लेना चाहिए, गोल्ड, और कौन सा महीने इसमें गोल्ड। अल्लाह हम सबकी सिताल बढ़ाए जी कि हम कुछ लेने के जोगे बने। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद है। मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप में से आपको पता है कि वो शख्स, वो खातून, वो लड़की सबसे ज़्यादा लकी होगी कि जिसकी सुगड़ापे की मिसाल उसकी अम्मी देती होंगी। वरना मैं बचपन से अम्मी से सुनती आई हूँ कि लोगों की बच्चियों को देखा है, लोगों की बच्चियां तो छुट्टी के दिन में सुबह 7 बजे उठ जाती हैं। लोगों की बच्चियों को देखा है, लोगों के बच्चे तो इतनी देर में अपना होमवर्क भी कर लेते हैं। लोगों के बच्चे ये, लोगों के बच्चे ये, लोगों के बच्चे ने पूरा घर संभाला इस उम्र में। मैं वो लोगों के बच्चे ढूंढती रही, मुझे वो जिंदगी में लोगों के बच्चे नहीं नजर आए। यकीन माने जितने भी आसपास के लोगों के बच्चे थे लगता था सबसे ज्यादा सुगड़ हम ही है, सबसे तमीज़दार बच्चे हम ही हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाते। लेकिन मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है कि माँ बाप को इम्प्रेस कैसे करना है, हाँ, पर मेरा टॉपिक ये ज़रूर है बी का कि हम ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं कि हमारी बहुत सारी चीज़ों की बचत हो सके, जिसमें और करेंगे तो लोग भी हमसे ऑफकोर्स इम्प्रेस तो हो जाएंगे। अब आप खुद सोचें कि जब हम सुगड़ापे की मिसाल देते हैं कि जी देखें किचन उसने तक कितना अच्छा मैनेज किया हुआ है, उसने घर को कितना साफ सुथरा रखा हुआ है, उसमें आज कल एक बात ऐड हो गई है। वो बात है कि देखो भाई, उसने अपने घर में अपनी छोटी सी क्यारी में, अपने छोटे से पौधे में, जो बाहर उसको थोड़ी सी जगह मिल गई है, उसने वहाँ पे किचन गार्डनिंग की हुई है, उसने वहाँ पे सब्जियाँ उगाई हुई हैं, और भी बात भी अच्छी है। मतलब आप खुद सोचें ना कि महंगाई के दौर में अगर आपके घर में सब्जियाँ आप तैयार करें तो किसको बुरी लगती हैं।
बल्कि आपके तो रिश्तेदार जो है वो आपको बना लेंगे अपना लीडर, वो कहेंगे भाई ये ज़बरदस्त, मुझे भी बताओ कैसे करना है। तो आज हमारे साथ भी एक ऐसी ही लीडर मौजूद है, फातिमा शिराज, जो कि होम गार्डनिंग कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं, क्योंकि हम किचन गार्डनिंग, हम होम गार्डनिंग के वाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं। कराची के अगर मैं लोगों को देखूं तो उन बेचारों को सिर्फ यहाँ पे माइनस पॉइंट ये आ जाता है कि कंक्रीट का जंगल है। बिल्कुल ऐसा ही है, अपार्टमेंट, बिल्कुल ऐसा ही है, छोटी छोटी जगह हैं, सूरज की रोशनी भी नहीं आती। तो होम गार्डनिंग जो है वो कैसे इफेक्टिव हो सकती है हमारे लिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास जगह है तो आप बहुत लकी हैं, बिल्कुल उस जगह को यूटिलाइज करें और किचन गार्डनिंग ज़रूर करें। थोड़ी सी मेहनत लगती है शुरू में, यानी आपको थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट ये कि फिर आपको मज़ा आने लगता है जब आप देखते हैं ना कि वो ग्रो कर रही हैं, सब्जियां आ रही हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि ऑर्गेनिक होता है सारा, फ़ौरन गल जाती हैं, फ़ौरन पक जाती हैं, उसमें टाइम नहीं लगता, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, उसमें कीड़ा नहीं होता। आप बिल्कुल आग बंद करके उसे छीलें, काटें और पका लें, फटाफट 10 मिनट में वो तैयार हो जाती है। तो एक तो ये फ़ायदा है, सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि मज़ा आता है, यानी इसको आप अपनी हॉबी बना लें। जब तक आप इसको एज ए हॉबी नहीं लेंगे उस वक्त तक आप इसमें इंजॉय नहीं करेंगे ना, मतलब मज़ा आना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपार्टमेंट्स की, क्योंकि नॉर्मली मेरे पास क्वेरीज यही आती हैं कि भाई मेरे पास तो बहुत बड़ी जगह है, मगर हम क्या करें, हमारे पास तो अपार्टमेंट है, इतनी जगह नहीं है, एक छोटा सा टेरेस है, बैल्कनी है, या फिर ये कि आप किचन में खिड़की लगी हुई है। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हम घर पे वो लोग समझे, हम कंसिडर करें कि हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो हम किस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं उन लोगों से पूछूंगी कि देखिए कराची जो है ना, इट्स जस्ट लाइक अ न्यूयॉर्क की छोटी छोटी अपार्टमेंट छोटे हैं, लेकिन जो बाकी पूरा जो हमारा माशाल्लाह से मुल्क है, बहुत से पंजाब में मैं देखती हूँ कि पंजाब साइड पे लोगों के पास जगह होती है, लोग मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो पे क्या करेंगे हम जी? अच्छा, तो उसमें मैं आपको 2-3 पहले टिप्स दे दूं कि देखिए सबसे पहले चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हो, घर में रहते हो, नॉर्मल लोगों की क्या क्वेरी होती है कि यार हम बीज लेकर आए या हम पौधे लेकर आए और वो तो जल गए, हमने लगाए बड़ी मेहनत से, वो नहीं चले। हर पौधा थोड़ी सी लाइट, थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी जगह चाहता है। आपने लाके उसको एक कोने में डंप कर दिया जहाँ ना हवा है ना लाइट है। इवन इस तरह की भी लाइट, जो घर की भी लाइट है, वो भी इफेक्ट करती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट नहीं भी है, पर घर में भी ऐसी जगह रखें जहाँ हवा हो, जहाँ लाइट हो, जहाँ आप मतलब वो एक फील आनी चाहिए, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गन, और मतलब देखे ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए भी सांस लेनी है जी, तो बड़ा मसला हो जाएगा रात में। आप कंसिडर करें। तो एक तो ये चीज़ कि उनके लिए अच्छी जगह ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मट्टी के लिए मैं लेकर भी आई हूँ दिखाने के लिए कि नॉर्मल क्या होता है, लोग सिंपल शॉप पे जाते हैं, यानी नर्सरीज पे जाते हैं और गोबर लेकर आ जाते हैं। गोबर लोगों बेचारों को पता नहीं होगा कि गोबर है, ये गोबर उठा के ले आते हैं और वो जब पौधों में डालते हैं तो पौधे जल जाते हैं। सॉरी। अच्छा, वो तो खाद के लिए, मैंने नहीं सुना था कि खाद के लिए गोबर डालते हैं। तो खाद में ही वो प्योर गोबर ले आते हैं, वो कहते हैं कि इससे हमारा पौधा जो है वो जल जाता है। अच्छा, खाद में पौधा जल जाएगा, स्मेल अलग आएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, या जब आप जाते हैं उनको कहते हैं कि जी हमें प्रॉपर आप मट्टी, इसको कहते हैं भालू मिट्टी, और इसमें थोड़ा सा गोबर ऐड किया जाता है और वो भालू मिट्टी। और फिर ये इस तरह का, ये देखें, ये होती है फॉर्म जो कि हमें पौधे के लिए चाहिए। ये देख लीजिए, जिसमें हम टमाटर उगाए, धनिया, कुछ भी। हाँ, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो मैं लेकर आई हूँ। आप सिंपल कुछ भी नहीं करें, आपके पास नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं हम पौधे लेकर आ रहे हैं, वो जल रहे हैं, आप क्या करें, इस तरह की बास्केट्स ले लीजिए। ठीक है। इस तरह की आप बास्केट बहुत आराम से आपको मिल जाती हैं, जिसमें छोटे छोटे देखें सुराख हैं। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, इस तरह के टिश्यू रख के और आपने इसमें मट्टी डाली। मट्टी डालने के बाद ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अंगूर का बीज निकालें, इसको टिश्यू से बिल्कुल ड्राई करें। ड्राई करने के बाद मैं अभी आपको काट के दिखा दूंगी, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा दूं, फिर मैं आपको करके दिखा दूंगी। इसका पौधा छोटा सा, इतना महंगा मिलता है, 2-2.5-3 हज़ार का पौधा मिलता है। लोग घर लेकर आते हैं, क्योंकि पौधा क्या होता है, बेसिकली इसकी बेल होती है और वो जल जाता है। लोग कहते हैं कि यार हम इतना महंगा लेकर आए, वो जल गया। अच्छा, ये मेरी होम ग्रोन मिर्चें, हरी मिर्चें, ये मैं घर से लेकर आई हूँ, और ये छोटी छोटी सी, ये देखें, और ये इतनी फ्रेश है, और ये बहुत बहुत तेज़ नहीं है, और आप इसको सूंघ के आपको एक फ्रेश आपको आ रही है, खुद आप बताएं। बेचारा इसके अंदर शिकंजी बना ले। वो मिर्च वाली शिकंजी, ठीक है। अच्छा, सेम ये नींबू मेरे घर के, और ये आपको बहुत छोटे लग रहे हैं, मगर ये इतने, अभी मैं काट के दिखाऊं, इतना इसमें से रस निकलेगा, इतना रस निकलेगा।
ये घर की जो घर की चीज चीज़ है ना। हाँ। ठीक है, तो मैं इसमें बताऊंगी आपको कि ये हम इस तरह बास्केट्स में किस तरह इनके बीज पहले हम जर्मिनेट करें। अच्छा, मैं लोगों की एक और चीजें बता दूं, जो ऑर्गेनिक चीजें होती है ना, ये इसमें इसका साइज छोटा ही होता है। आपने देखा होगा जो ऑर्गेनिक आप अदरक ही लेते हैं, उनका साइज छोटा होता है ना। जो फार्मी अदरक होते हैं उनका आप देखेंगे साइज बड़ा और वो होगा, साफ सुथरा होता है बिल्कुल। देसी मुर्गी जो होती है आप उसका साइज देख लीजिए, जो फार्मी मुर्गी या मुर्गा होता है उसका साइज तो आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ। अच्छा, जैसे ये है, ये हम घर में यूज करते हैं धनिया। ये देखिए, जी 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 जी, साबुत धनिया। साबुत धनिया है, इसको हम लगाएंगे। भालू मिट्टी ये हमने बनवाई है गोबर के साथ, यानी भालू मिट्टी, हाँ। जी। तो ये जब हम लेकर आते हैं, और मैं ये बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ये फ्रेश पुदीना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, हाँ जी। ये भी जैसे अभी तो थोड़ा बेचारा मर गया, कोई बात नहीं। हाँ। इसको मैं आपको बता दूं कि ये हमने किस तरह से लगाना है। इसको भी आपने डायरेक्ट गमले में लगाना है। इस तरह आप इसको साफ करेंगे। ठीक है, ये आपने इसको इस तरह से साफ किया, और ये डंडी बहुत अच्छी है और ये लग जाती है। अच्छा, आपने छोटा गमला, डंडी का फायदा क्या होगा? आपने गमला लिया, उसमें ये मिट्टी डाली, उसको आपने गीला किया, और ये डंडियां आप उसमें लगा दें। आधी तकरीबन इसमें 1/3 इतनी जो है ये अंदर जाएगी, और आपने उसको सुबह और शाम हल्का हल्का पानी स्प्रे करना है। ठीक है, यही आपको जो है पुदीना, और ऐसा कि पूरा गमला भर जाएगा 2 हफ्ते में। वाओ, सिर्फ एक डंडी से। और ये डंडियां तो कितनी हमारे घर में डंडियां हम फेंक देते हैं, कचरे की जीनत बनती जी। हैं। और इतना पुदीना होगा कि आप बांट रहे होंगे। और जैसे मिर्ची, पुदीना, टमाटर, ये जो मैंने आपको बताया अंगूर, नींबू, इसको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती। तो अपार्टमेंट में आप तो बेधड़क। अच्छा, ये अंगूर तो क्योंकि मौसमी है ना, हाँ। तो ये मुझे बताएं, अगर हम इसको लगाते भी हैं तो इसमें कितना टाइम लगेगा इसका बीज लगाते इसमें भी हैं? तकरीबन अगर जो पौधा आता है, जर्मिनेशन कंप्लीट होती है 50 डेज में। 50 डेज में, ओके, ये थोड़ा ट्रिकी है। ये जल्दी हो जाता है पुदीना। हाँ, पुदीना, हफ्ता, हाँ। 10 दिन, 2 हफ्ते। मिर्ची, टमाटर, पालक, नींबू, ये और हरा धनिया, ये 2 हफ्ते में हो जाता है। और ये तो आप बहुत आराम से अपने अपार्टमेंट में लगा देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दूं। आपने इस तरह की बास्केट लेनी है, ठीक है, आप टिश्यू रखें इस तरह से, और आपने ये मिट्टी थोड़ी सी डालनी भालू है, जिसको कहते हैं, इसमें थोड़ी सी गोबर की आमेजिश होती है। जी, बिल्कुल। हज़रात, यानी कि वो उसका होना जरूरी भी है। ये देखिए, वजह हमने खास इस काम तरह से करती है। किया, और इसमें हम पानी स्प्रे करेंगे, थोड़ा इसको गीला करेंगे। ठीक है। गीला करने के बाद जैसे कि हमने ये साबुत धनिया हमने इस तरह से डाला, ये बहुत है, ठीक है। अच्छा, जब आप, एक और चीज़ मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती हूँ कि जो नर्सरीज पे जो बीज मिलते हैं वो आप लें, तो महंगे होते हैं और वो इतने पुराने होते हैं कि वो लगते ही नहीं है ना। आपको पता है, इनकरेज नहीं होते। वो कहते हैं अगर हम किचन गार्डनिंग के लिए जाए भी तो चीजें इतनी महंगी मिलती है, फिर हम कहते हैं हाय अल्लाह, इतना खर्चा करना है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो आप घर की ही चीज़ों से आप लगाएं, निकालें। अच्छा, अब मिर्चों का भी ये है कि ये जैसे मिर्च है, इसको हमने काटा। ये मैं सिर्फ एक आपको तरीका बता रही हूँ, जैसे कि आप अलग अलग कीजिएगा, लेकिन अभी मैं एक ही उसमें। ये देखिए, ये जो हमने साबुत धनिया डाला इसमें, जी, तो उससे धनिया जो है वो कितने से उगना शुरू होगा? 2 हफ्ते में आ जाएंगे पत्ते। 2 हफ्ते में पत्ते आ जाएंगे। और जब आप देखेंगे ना, इसको आपने एक ही जगह रखना है। अच्छा, क्यों मैंने ये बास्केट का बताया? क्योंकि अपार्टमेंट्स में आप जगह चेंज कर सकते हैं, समझ रही हैं आप? इसको जगह चेंज, जब ये प्रॉपर पौधा निकल आएंगे पत्ते, और नीचे जब इसकी जड़ें आ जाएंगी, फिर आप इसको गमले में लगा दें, फिर आप इसको एक जगह रखें, फिर वो पौधा बन जाता है ना, और जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तो उनको थोड़ा सा अगर फेवरेबल माहौल ना भी मिले ना, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला है बीज को उगाना, बीज नहीं उगता। तो ये बास्केट्स ऐसी होती हैं, इनको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे छोटे छोटे इसके बीज हैं, ये बीज, एक मिर्च के बीज बहुत हैं, यानी ये बहुत है, ये आपने इसमें डाल दिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने ये देखें बिल्कुल ड्राई है ये, और ये तो बहुत छोटी सी मिर्च है, इसके भी इतने छोटे बीज भी बहुत हैं घर में। बहुत हैं, 4-5। अच्छा, जब आप नर्सरी से खरीदते हैं, वो इतना बड़ा पैकेट होता है, उसमें यकीन करें 2 बीज होते हैं सिर्फ। भाई खवातीनों, मैं तो कहूँगी जितनी भी खवातीन मुझे देख रही है ना, सिर्फ जाके भालू मिट्टी जो है ना वो जाके ले आए। घर में महंगी नहीं चीजें पड़ी हैं। हाँ। जी बिल्कुल, इतनी महंगी। अच्छा, गमलों में, घर में जो खाली गमले उनमें भी तो कर सकते हैं। ओह, ये बीज निकला, ठीक है। ये देखिए जी, हाँ, ये इसमें साफ नहीं, बस हमने काटा और ये बीज है। और ये सिंपल हमने इसको निकाला, इसको हम टिश्यू से करेंगे साफ। सही है जी। इसमें एक अंगूर में 3 होते हैं, 2-3 होते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने इसमें डाला। इसी तरह ये टमाटर। अच्छा, टमाटर का भी ये तरीका है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अच्छा, ये आप लोग की आसानी के लिए बता रही है उसमें, वरना ये ऑफ कोर्स डिफरेंट पॉट्स होंगे, आप डिफरेंट किसी पॉट में आप अलग अलग। जी, ये मैं एक ही उसमें बता रही हूँ। हाँ, ये जो बीज है, सब्जी बनी है।
मिक्स सब्जी पकी हो, कोई नया पौधा निकल आया अंगूर के है साथ जिसमें एक तरफ अंगूर है, एक तरफ मिर्च लगी हुई है, तो ये हम इस तरह से लगाते हैं। ये वाली ये हम डायरेक्ट इस तरह से रख देते हैं। तो हमने क्या करना है, इसी तरह नींबू का आपने निकाला, जैसे बीज, टमाटर, ठीक है, टमाटर को हम ऐसे सीधा ऐसे ही रख सकते हैं। आप चाहें तो बीज निकाल लें, चाहें तो आप ऐसे, ये लग जाता है। और फिर हमने क्या किया, इसको स्प्रे किया, स्प्रे कर दिया। अब हमने दोबारा से इसके ऊपर जो है वो मिट्टी स्प्रिंकल की सारी इस तरह से करके, और हमने फिर इसमें इतना पानी डालना है कि पूरा अच्छे से ये बैठ जाए। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, मतलब बहुत गीला नहीं करना है। जो स्प्रे गन होती है उससे आप स्प्रे करेंगे, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आप देखें, ये सारी वो सब्जियां हैं जो 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट देंगी। जब आप इसको उठा के देखेंगे तो नीचे जड़ें निकली हुई होंगी। टिश्यू को आप परेशान ना हो टिश्यू से, क्योंकि टिश्यू जो है वो तो वैसे ही पानी से गल जाता है। तो ये सिर्फ एहतियात के लिए कि मिट्टी इधर उधर ना जाए, इस वजह से रखा है। इसको हम किसी ट्रे के ऊपर भी रखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही एक ट्रे में आप रख लें ताकि गंदगी ना हो। आप इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं कि आप किचन की जो खिड़की है वहां रख दें दिन में, फिर शाम में आप। मुझे फातिमा बताइए, जब टमाटर अगर हम उगाते हैं तो टमाटर कितने दिनों में उग जाता है? इसको भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैक्सिमम पौधा आ जाता है। और अगर हम ये बात करें कि ये फल कब देना शुरू करता है, तो इसमें तकरीबन 60 to 90 डेज लगते हैं। अच्छा, मुझे एक बहुत सीरियस बात है, आप लोग भी थोड़े करीब हो जाए। सीरियस बात, प्लांट्स की बात हो रही ना, ये जो लोग मनी प्लांट लगाते हैं, पैसे नहीं आते इससे, नहीं आते। मैंने बड़े देखे, मुझे बचपन में यही था। हमारी अम्मी ने बहुत सारे मनी प्लांट लगाए थे। मैं कहती थी अम्मा इसमें मतलब क्या, जैसे लोग आंख फड़क रही है, मनी प्लांट फूल रहा है तो उनके पास पैसे आ रहे हैं। ये जो मनी प्लांट उग रहा है ना, बस पैसे आने वाले हैं। मैंने मनी प्लांट लगा लिए, सड़ गए ना कुछ नहीं होता। नहीं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, अगर किसी के घर मनी प्लांट ना लग रहा हो तो वो किसी दूसरे घर से चुरा के लाए, वो लगेगा। चुरा के, बगैर बताए, ये वाकई मानी हुई बात है। क्योंकि मैंने इतने मनी प्लांट जो है वो खरीद के लगाए, और वो नहीं चले। मेरे जिन दोस्तों के घर मनी प्लांट लगा हुआ है, मैं आऊंगी चुराने अच्छी चाय भी पिला देना। और आपने उसको तोड़ना है, बस पर्स में रख लेना है, समझ गई? और घर आके आपने उसको बॉटल में लगाना है। मैं चुराने आऊंगी, ओके? पहले बॉटल में आप उसको लगाएं, पानी से मैं आग में कभी जिंदगी में चोरी भी की समझ जाए। थैंक यू सो मच, ये आपने अच्छी हमें टिप दी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ फातिमा शराज मौजूद थी। होम और किचन गार्डनिंग कैसे करनी है आपने जाना। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो एक चीज़ भाई जो कि जिसके थ्रू हम अपनी पूरी जिस्म में चीज़ें डाल रहे होते हैं, हम उसी का ख्याल नहीं रखते, उसकी हाइजीन के लिए क्या करना है, ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर ना मैं जब कराची नहीं आई, कुछ लोगों से मेरी से मुलाकात हुई कि जिनकी लैंग्वेज मेरे लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। अच्छा, मैं कोई भी बात कर रही हूँ, स्पेशली जब मैं काम के लिए बाहर निकलती थी या मैं कभी कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए गई हूँ, तो मतलब मैं उनसे बात करती थी, सवाल पूछती थी, तो मुंह बंद किए ना, सर इधर उधर करके बस जवाब दे देना। और मैं भी समझा, मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट मैं समझना शुरू हो गई कि अच्छा भाई क्या बात करना चाह रहे हैं, या बिल्कुल थोड़ा सा मुंह खोल के जो है ना वो मेरी बात का जवाब देते थे। मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी कि ये क्या सीन है। अक्सर मैं लोगों से अभी भी कुछ सवाल पूछती हूँ कि अच्छा जी आप ठीक ठाक हैं, जवाब नहीं देंगे। मैं कहती ये क्या मसला है, या इनको मैं अच्छी नहीं लगती, या इनको ये बोलना नहीं आता, क्या मसला। कुछ लोग तो ऐसे, मुझे अब आके पता चला कि नहीं जी वो तो बोल सकते हैं। टाइम लगा मुझे लोगों की ज़बान समझने में। अब ये लोग पता कौन है, ये हमारे आसपास हमारे बहुत, जब चीज़ें ख़रीदने जाएं बहुत सारे आपका ऐसे लोगों से इंटरेक्शन होता है। ये वो लोग हैं आप जो कि खाते हैं गुटखा, मावा, पान। चले पान खा ले तो फिर जवाब दे देते हैं, लेकिन में से बहुत सारे ऐसे जो बिल्कुल आपको जवाब नहीं देते। आप ही को इनकी जो है ना वो लैंग्वेज समझनी पड़ती है। गो कि ये चीज़ें मना है, लेकिन लोग यहाँ पे करते हैं और आपको उनकी लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। अच्छा चले, वो तो अपने चस्के के लिए, अपने स्वाद के लिए कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपकी जो पूरी की पूरी ओरल हाइजीन है मुतासर होती है। अब एक चीज़, मैंने कुछ भी खाना है, मैंने ज़िंदा रहने के लिए खाना तो है ना, तो मैं खाऊंगी। अब जिस चीज़ से मैंने एक पाथवे बनाया हुआ है कि जिससे मैं कुछ खाना खा सकती हूँ, मैं उसकी हाइजीन का ख्याल ही नहीं रखती। ये मैंने देखना, हाँ मैंने डाइट करनी है तो मैंने क्या चीज़ खानी है, हाँ मैंने ये चीज़ें खानी, मैंने ऑर्गेनिक खानी है, मैंने ये चीज़ खानी, मैंने वो चीज़ खानी, भाई ठीक है, लेकिन जिसके थ्रू जा रहा है उसका भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अब्दुल कादिर बलोच, जो कि डेंटल सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और आपने हमें इज्जत बख्शी।
हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी आप आए, और साथ में इनके साथ इनकी कोलीग्स भी इनके लेकर आए हैं। और देखिए, हम सिर्फ डेंटल सर्जन की आज बात नहीं करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ारा महरीन जो कि डेंटल कंसल्टेंट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं उम्मे हानी जो कि डेंटरी स्पेशलिस्ट हैं। मैंने सही कहा ना, ये सही डेजिग्नेशन है। मैं इनसे जानने की भी कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली इन लोगों का क्या क्या काम होता है, क्योंकि हमें तो लगता है कि बस एक डेंटल सर्जन के पास से चले जाएं और उनके पास तमाम तर चीज़ों की जो है ना वो क्या कहते हैं कि उनके पास मसलों का हल है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो हम ओरल हाइजीन के वाले से बात करते हैं, ये कितनी ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक ओरल हाइजीन की बात है, ओरल हाइजीन इतनी मस्त है कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मुंह जो है ये गेटवे का काम कर लेता है। आप इसमें जो भी डालेंगे जाहिर बात है उसका रिजल्ट होगा। आप उसमें अच्छी चीज डालें या बुरी चीज डालें। अगर अच्छी चीज डालेंगे तो आपका सेहत हमेशा बरकरार रहेगा। अगर आप बुरे चीजें, जैसे आपने अभी बता दिया, गुटखा, पान, चालिया यानी स्मोकिंग, अगर ये करेंगे तो जाहिर बात है। लेकिन आपको पता है डॉक्टर साहब, लोगों के पास इसकी जस्टिफिकेशन है। हम गए, हमने जाके लोगों से पूछा कि भाई आप ये बताएं कि क्यों खाते हैं गुटखा पान, तो लोगों ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मावा खाने से हमें सुकून मिलता है और ये जो जितने भी रोड है हमने ही रंगे। मावा खाता है दिमाग फ्रेश रहता है मेरे भाई। अब हमारे को इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, मावा नहीं मिलता तो हमारे से गाड़ी नहीं चलती। मावा अगर हमारा ना मिले हमारी नींद हराम हो जाती है भाई। मावा खाने से सेहत बनती है, जान बनती है भाई। मावा खाने से दिमाग चलता है, दिमाग। मावा है तो सब कुछ ओके। मैंने सुन लिया लेकिन वो जो सबसे मजे की बात कि ये जो रंगी है सारी हमने सड़कें रंगी। मैं बता दूं आपको, बेसिकली दिस इज हैबिट, नथिंग। वंस यू गॉट द हैबिट, आप उस हैबिट को छोड़ सकते हैं। लेकिन ये नशा नहीं है, ये हैबिट है, आप इसे छोड़ सकते हैं। वंस यू क्विट, आप उसके बाद ना करें। लेकिन ये ना समझ लें कि ये मेरा जो है इसके बगैर हम नहीं रह सकते। अच्छा, वो जैसे लोग कह रहे हैं कि मावा से दिमाग चलता है, नॉट एट ऑल, सुकून मिलता है। इसका मतलब है कि बाकी लोग जो मावा नहीं खाते उनका दिमाग ना चले, उनका दिमाग तो चलता है, बल्कि उनका अच्छा चलता है। ये तो मुंह बंद करके ऐसे करते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो सिगरेट स्मोकिंग है, ये भी एडिक्शन है, ये हैबिट है? नहीं, ये हैबिट है। ये भी हैबिट है? हैबिट है। एडिक्शन वो होता है जो कि उसके छोड़ने के बाद विड्रॉल अफेक्ट हो, यानी कि चल रहा है तो एक पाँव इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, दैट इज विड्रॉ करने के बाद उस पे जो अफेक्ट हो। और हैबिट वो होता है जो कि आपके ना करने से कोई, आप परेशान होंगे, आप उसकी जगह पे कोई और इलायची ले लें, इलायची मुंह में डाल के। उसके अलावा आजकल बहुत सी चीजें, कितनी आसानी से बात करते हैं, इलायची ले लें। नहीं लोग लेते इलायची, नहीं लेते, गलत करते हैं, गलत नहीं लोग लेते इलायची। क्यों नहीं लेते आप लोग इलायची? की बात होती है, ऐसे थोड़ी करते हैं भला। हाँ, मतलब इतना आप सिगरेट देखें कितनी महंगी होगी, अब सिगरेट पे पैसे फूके जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये मावा वगैरह, ये भी आई एम श्योर ये भी काफी महंगा होता होगा। ये मावा और सारी बात है, लॉस है। आपकी जेब पे बहुत बड़ा बारी डेंट है भाई, ऐसा तो ना करें। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली जो हमारे साथ उम्मे हानी है और जो डॉक्टर ज़ारा महरीन है, मैं जरा इनसे भी पूछ लूँ कि इनकी जो जॉब्स की क्राइटेरिया है वो क्या क्या है और ये क्या कहती हैं। पहले डॉक्टर ज़ारा आप बताइएगा कि आपकी जॉब क्या है। हाँ, ईच एंड एवरी पेशेंट, जो भी कोई आ रहा है पेशेंट, उसको कंसल्ट करना, देखना, उनको ये बताना कि उनको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना ज़्यादातर लोगों का फोकस होता है एस्थेटिक्स पर, लेकिन एस्थेटिक्स से भी पहले हमें ये देखना होता है कि उनको ज़रूरत किस चीज़ की है। मोस्टली ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हमें सिर्फ ना वाइटनिंग करानी है या हमें सिर्फ खूबसूरत दांत चाहिए। लेकिन खूबसूरत दांत से पहले तो आपको पेनलेस होना चाहिए ना, आपको इन्फेक्शन लेस होना चाहिए। तो वो सारा कुछ रूल आउट करना, उनको सही चीज़ के लिए बताना कि स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट होगा, ये सारा कुछ उनको बताना है। सही। और उम्मे हानी, आपकी जॉब में क्या चीज़ें आ जाती हैं? अच्छा, तो मैं बेसिकली, मेरे 2 रोल्स हैं। मैं डेंटल प्रोस्थेटिस्ट भी हूँ, तो मैं क्लिनिकल साइड भी देखती हूँ। उसके अलावा आई एम ऑल्सो अ डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट। तो डेंटल टेक्नोलॉजी बेसिकली डेंटिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वी वर्क बिहाइंड द सीन्स। तो जितनी भी प्रोस्थेसिस, जो कुछ लगता है वो हम डिलीवर करते हैं टू डेंटिस्ट, और फिर वो आगे अपने पेशेंट्स को डिलीवर करते हैं। ओके, चलिए, ये बड़ी मजे की जगह, मैं इस पे आऊंगी क्योंकि मुझे आजकल हॉलीवुड स्माइल बड़ी है, मैं जरूर सवाल से पूछने के लिए इनके पास आऊंगी। लेकिन वही बात, ये जो हमारे यहाँ एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसको डॉक्टर साहब ने कहा कि वो एडिक्शन नहीं, वो हैबिट है, वो है गुटखा और मावा खाने की। अच्छा, हमने लोगों से ये भी पूछा कि आपको पता है कि इसके नुकसानात क्या कुछ होते हैं? ठीक है, आपको इससे मज़ा आ रहा है, आपका दिमाग बकौल आपके से चल रहा है, लेकिन आपको पता है इसके नुकसानात क्या क्या हैं? तो लोगों का क्या कहना था, ये भी आपको सुनाते हैं।
मावा खाने से मुंह में कैंसर हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, खाना नहीं खाया जाता। मेरा मशवरा ये है कि बंदा इससे अच्छा दूध पी ले। सरासर नुकसान है, चूना तेज होता है और कैंसर की बीमारी है यार, ये चीज़ खत्म होना चाहिए। मावा खाने से सेहत खराब होती है, दांत खराब हो जाते हैं, बंदों के मुंह नहीं खुल पाते इस वजह से। मेन वजह इसकी है कि इससे ज़्यादा खाने से कैंसर हो जाता है। इसके नुकसान आती है बेटा, इसके कोई फायदे नहीं है। इसको खाना नहीं चाहिए, इससे बचना चाहिए। देखते ना, मतलब दूसरी तरफ लोग अवेयर भी हैं कि भाई इसके नुकसानात हैं, कैंसर हो जाते हैं। वैसे कितने माउथ कैंसर के लोग जो हैं वो केसेस हैं इस गुटखा मावा की वजह से? खासकर कराची और ये जो साइली पट्टी है, स्टार्ट फ्रॉम हेयर टिल ग्वादर, ये जो साइली पट्टी, यहाँ पे पान, गुटखा, चालिया, ये सारे यूज कर लेते हैं क्योंकि वो छोटे-छोटे खोखे भी साथ में बने हुए ना। बिल्कुल, ये छोटे-छोटे खोखे बने, इनमें सब कुछ मिल जाता है पान के साथ साथ, और यानी गुटखा, माँ, चालिया, ये सारे मिल जाते हैं। तो इससे ये प्रोन टू कैंसर, यानी कि ये लोग अगर जो है पान या गुटखा या चालिया जो भी खा लेते हैं, इनको बनिस्बत एक आम आदमी के कैंसर इजीली हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम तो मतलब क्योंकि दांत पी लेना उसमें भी कोशिश करते हैं कि अपनी जो चाय है दिन की उसको कम कर लें। अगर 3 कप चाय पीते तो हम कोशिश करते हैं कि 1 कप चाय पे आ जाए, क्योंकि दांत कहीं ना कहीं उसे पी लेना पड़ जाए, क्योंकि ये सुनने में आता है ना कि ये कॉफ़ी से, इस चाय से दांत पीले हो जाते हैं। तो अगर हम इस चाय का भी हमारे दांतों को इतना नुकसान है, तो ये तो फिर ये जो गुटखा, अक्सर लोगों को देखते हैं लोग गुटखा खा रहे होते हैं, लोग सुपारी खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद उनके देखते हैं कि लड़कियों की मैं देखती होती हूँ उनके भी दांत लाल हो जाते हैं। क्या जरा बताएं थोड़े सवाल, कितने केसेस आते हैं? मैं बहुत आते हैं हमारे पास, जितने केसेस आते हैं स्टेनिंग के हवाले। एक होता है स्टेनिंग एक्सोजीनियस, एक होता है एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस वो स्टेनिंग होता है जो कि हमारे पान, गुटखा, चालिया और सिगरेट स्मोकिंग से होता है, जो कि ऊपर लगता है, जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर जो झिल्ली होता है वो अफेक्टेड होता है, यानी कि उस झिल्ली को अफेक्ट कर लेता है, जो बाद में कैंसर, प्रोन टू कैंसर होता है। और वो जो एंडो है, जो एंडोजीनियस होता है, जो कि हमारे जैसे प्रेग्नेंट मदर होती है या चाइल्ड होते हैं, वो बचपन में यानी कि पानी पी लिया उसने जो कि जिसमें फ्लोराइड हो, या उसकी मदर ने टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल इस्तेमाल किया कि एंटीबायोटिक है उस दौरान, तो उसको स्टेनिंग होती है, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। इतना नुकसानदेह नहीं, वो सिर्फ एस्थेटिक हवाले से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, लेकिन जितना पान, गुटखा, चालिया जो नुकसानदेह है वो इतना नुकसानदेह। क्योंकि अभी आपने क्योंकि प्रेग्नेंट खवातीन की बात की ना, तो वेस्ट में तो यूजुअली जब वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उससे पहले अपना प्रॉपर डेंटल चेकअप कराते हैं, क्योंकि आपको 6-7 मंथ में कोई ना कोई, मैं खुद क्योंकि इससे गुजरी हुई हूँ और बड़ी तकलीफ से होती है, क्योंकि आपकी हर चीज़ जो है वो ऐसी हिल रही होती है। हाँ। और दांतों की स्पेशली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इसको एड्रेस ना किया जाए, आपको पता है स्टिल बर्ड्स उस वजह से हो सकती है। हम इस पर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब किसी दिन मुफस्सिल इस पर हम करेंगे, हम अलहदा से इसको किसी दिन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो फिर हमारे घर में जो खवातीन जो है ऐसी, जो कि डोमेस्टिक हमारी हेल्प है, जो हमारे बच्चे भी संभाल रही है, जो हमारे घर में खाना भी पका रही है, जो हमारे घर में झाड़ू भी फेर रही है, और उसने मुंह में साथ में छालिया, गुटखा या मावा रखा हुआ है, वो उन्हीं अपने हाथों से तमाम तर काम करिए, वो उन्हीं हाथों से तो मुँह भी पहुँच रही है, तो ये मेरे घर की हाइजीन और मेरे बच्चे की हाइजीन कितनी और मेरे खाना कितना मुतासर कर रही है? अफेक्टेड है, उसे स्टॉप करना चाहिए, उसे मतलब छोड़ना ही नहीं चाहिए, उस मासी को घर में नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन क्या करें, हमारे घर में तो हमारे ख्वातीन खुद ही खा रहे हैं, तो फिर उसको क्या वो रोकेंगे। ये जो इतनी सुपारी हमारे में देख रही हूँ कि अच्छे लोग जो हैं उनके दफातर में जो है वो सुपारी वगैरह पड़ी होती है। गलत, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ें जो हमारे दांत खा जाती है? देखिए मैं आपको बता दूं, जहाँ तक आप दांत खाने के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कैविटी बनना, कैविटी जो है हमारी शुगर से होती है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हम ले लेते हैं। फिर वो ये बात आ जाती है कि ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन मस्ट है। आप जो भी खा लें, इवन आप चॉकलेट खा लें, आप कार्बोहाइड्रेट खा लें, कुछ भी खा लें, लेकिन ओरल हाइजीन आपका मस्ट है, क्लीन करना बिफोर बेड, आफ्टर ब्रेकफास्ट। अच्छा, लोग कहते हैं सुबह बस दांत ब्रश कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रात को अगर ना दांत ब्रश ना किया ना तो इट्स ओके। नो, इसके लिए ये होना चाहिए, एक तो आप बिफोर बेड ब्रश करना चाहिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्रश करना चाहिए, एवरी 6 मंथ यू हैव टू विजिट टू द डेंटल सर्जन। अच्छा,
आपने कहा कि एक तो बिफोर गोइंग टू बेड दांत ब्रश करने चाहिए, फिर आपने बोला आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब हम तो सुबह उठते साथ ही हैं, बाथरूम में जाते हैं, मुंह धोते हैं और ब्रेकफास्ट से पहले होता है कि अच्छा जी चाय भी पीनी है तो पहले दांत ब्रश कर लो फिर नाश्ता करेंगे, आप करें आफ्टर ब्रेकफास्ट? देखिए इसका जवाब यह है, अगर रात को बिफोर बेड आपने ब्रश कर लिया थ्रू आउट नाइट आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा। उसमें यह है कि कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुबह आपने कुल्ली कर लिया और अपना नाश्ता कर लिया, उसके बाद नाश्ता करने के बाद तो दांतों के दरमियान कार्बोहाइड्रेट जम जाता है। जी जी जी, उसको निकालने के लिए हमारा मकसद यह है कि आपका जो ब्रेकफास्ट में जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो निकले। तो उसके हम तो अपने दांतों को तैयार कर रहे थे कि चलो भाई कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे भी, मतलब ये एक तो हम दांत ब्रश भी सही नहीं करते, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये मुझे बताइए डेंटल इम्प्लांट्स जो आजकल आ गए ये क्या चीज़ें हैं? डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं ये बेसिकली पहले अभी तक भी यहाँ पर तो लोग थोड़ा सा घबराते हैं उनसे कि ये पता नहीं कितना ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट और अच्छा दांत को रिप्लेस करने वाला, किसी कोई गया है उसका दांत निकाल दिया गया तो उसको सबसे अच्छा रिप्लेस करने का जो तरीका है वो डेंटल इम्प्लांट्स ही है। अच्छा, डेंटल इम्प्लांट्स इतना सिंपल प्रोसीजर है कि जैसे आप जाते हैं अपना एक दांत निकलवाते हैं, बिल्कुल उतनी ही देर में आप निकलवाने के बजाय कुछ गेन कर रहे हैं, लगवा रहे हैं हड्डी के अंदर। हर एक उसका अच्छा कैंडिडेट नहीं होता, जैसे कुछ पेशेंट्स को शुगर है, आम लैंग्वेज में डायबिटीज़ है, या कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ है जिनको, या अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो हाँ, अगर आपकी एज भी ज़्यादा है लेकिन अगर आपको बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, कोई कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोई बीमारी नहीं तो आप इम्प्लांट्स के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको बीमारी है तो फिर ऑब्वियसली ये एक ग्राफ्ट टाइप की चीज़ है ना, आपकी हड्डी के अंदर हम जो दांत निकाला गया है उसी को रिप्लेस करने के लिए एक स्क्रू लगा रहे हैं आम लैंग्वेज में, जो कि बायोकम्पैटिबल होता है, टाइटेनियम कोटेड होता है। वो ह्यूमन बॉडी इंसान के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, तो वो हम अंदर डाल देते हैं हड्डी में, उसके बाद उसको ऊपर से क्लोज कर देते हैं, कुछ मंथ्स के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद जब वो बिल्कुल आपकी हड्डी का ऐसे पार्ट बन जाता है जब जैसे कोई आपका कभी नेचुरल दांत था, उसकी रूट थी, बस फिर उसके ऊपर एक दांत लगा देते हैं। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको फिक्स भी होती होगी कि फिर हाइजीन दैट इज द ओनली मेंटेनेंस कि आपको अपनी हाइजीन मेंटेन रखनी है। आपको जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया कि ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 दफ़ा आपको अपने डेंटिस्ट को, जो कि वैसे ही रूटीनली चेकअप्स होते रहना चाहिए, सिर्फ ये आपकी मेंटेनेंस है। दूसरा, आपको अपनी बॉडी के ऊपर अपना हेल्थ चेक रखना चाहिए कि आप डायबिटिक तो होने की तरफ नहीं जा रहे, आपको कोई और डिजीज तो नहीं हो रही, अदरवाइज ये बेस्ट रिप्लेसमेंट। अच्छा, मुझे बताइए जो आजकल हॉलीवुड स्माइल आ गई, मैं इतने एक्ट्रेसेस को देख रही हूँ, बहुत सारे वैसे भी लोगों को देख रही हूँ कि वो पूरे के पूरे जो अपने दांत है ना वो चेंज करवा रहे हैं। व्हाट्स द प्रोसेस, और वो क्या फ़ायदेमंद भी होता है लोगों के लिए? ठीक है, दिखने में आप बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और लोग पकड़ भी लेते हैं, जैसे हम हुदा कैटन को देखें और कार्डेशियन सिस्टर्स अगर उन्हें शुरू की थी, हर ऐसी चीज़ को शुरू करती हैं, और उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं। वैसे भी नॉर्मली अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि जिन्होंने हॉलीवुड स्माइल, वो डिफरेंट पता चल जाती है स्माइल जो है ना, तो ये क्या है? तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जब से सोशल मीडिया लोगों ने ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया है तब से उनकी इस तरह की डिमांड बढ़ गई है। एंड आई थिंक जो मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में वो आते ही एस्थेटिक्स की वजह से हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके दांत अच्छे दिखें, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होती हैं। और हॉलीवुड स्माइल एज यू मेंशन्ड ऐसा है कि शायद हर पेशेंट को नहीं मिल सकती, ठीक है। एक नेचुरल आपके दांतों का स्ट्रक्चर होता है, उसको कंसिडर करते हुए हम प्रोस्थेसिस बनाते हैं। उसमें बहुत सारे तरीके हैं, हम विनियर्स करते हैं और क्राउन्स करते हैं। तो एज अ टेक्नीशियन हमारा मेजर रोल ये होता है कि हम उस विनियर या क्राउन या जो भी प्रोस्थेसिस है उसको किस तरह डिज़ाइन करें। और हॉलीवुड स्माइल में फिर ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो पिक्चर्स लेके आते हैं कि हमें इस तरह के दांत चाहिए। अच्छा। तो एज अ टेक्नीशियन ये भी होता है कि क्या वो आपके फेस स्ट्रक्चर पे वो सूट करेगा, वो जबड़े को वो सेट करेगा। एग्जैक्टली। तो वो साइजिंग, शेप हर किसी का अलग होता है, ठीक है। तो एक पिक्चर एज अ रेफरेंस लेकर आना और एक्सपेक्ट करना कि वो हमें मिल सकता है ऐसा, इट्स नॉट द मोस्ट आइडियल। मुझे तो लग रहा है डॉक्टर साहब ये वो पार्लर वाली बात नहीं कि सैलून जा रहे हैं कि आज मैंने दुल्हन बनना है तो ये मुझे दीपिका पादुकोण बना दो या मुझे एंजेलिना जूली बना दो, तो वो वाली चीज लग रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, इवन हमारे पास एक डॉक्टर जो कि एक बड़े सर्जन थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी मेरे पास जब आए तो उन्होंने कहा कि मेरे जो दांत है वो काजल की तरह होने चाहिए। और मेल डॉक्टर थे? हाँ, मेल। हाउ क्यूट, रियली हाउ क्यूट। मेल डॉक्टर ने कहा मेरे दांत काजल के होने चाहिए। हमारे जो है उम्मे आनी ने उसके दांत बनाए, बहुत अच्छे बनाए, लेकिन
उसे काजुल नहीं बना सकते। लेकिन बहुत अच्छे बनाए और वो मुतमईन हुआ, रियली बहुत मुतमईन हुआ। सही। तो ये है स्केलिंग कराना कितना इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग कहते हैं स्केलिंग कराने से दांतों में गैप आ जाता है। बिल्कुल, नीड अगर है वो हम देख लेते हैं, हम देख लेते हैं इफ he or she is needed regarding scaling हम कर लेते हैं। अदरवाइज वो अपनी ओरल हाइजीन खुद मेंटेन करना है। वाई हम लेकिन हम यहाँ पे तो गटर मास्टर तो नहीं है क्या हम अरे आ जाए में उसके दांत और मुंह साफ कर ले। वो जहाँ पे नीड है वहाँ पे हम कर लेते हैं। हाँ, वैसी बात। अच्छा, दूसरी बात है, जितने भी तमाम से लोग मुझे देख रहे हैं, बात बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही की और बड़े दुख से कही कि हम यहाँ गटर मास्टर थोड़ी हैं। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि लोग जब जाते हैं, स्पेसिफिकली जब जितने डेंटल सर्जन्स के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, मुंह खोल के बैठे थे, आप घर से ब्रश करके चले जाया करें, वो उनको भी इंसान समझें। और आप खुद भी ज़रा कोशिश किया करें कि हाँ, अगले के पास जब मुंह लेके जा रहे हैं तो फिर ज़रा काट थोड़ी शर्मिंदगी हुए तो बेहतर होता है, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपका मेरे शो में आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे शो में आई। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से जब वापस आते तो मेरे पास ऐसे ज़बरदस्त बच्चे, जनाब उन बच्चों ने क्या कारनामा किया, वो भी कारनामा ऐसे करके। अब आपकी ताली, हाँ है कारनामा, कसमें। छोटी सी ब्रेक के बाद बताती हूँ, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने अक्सर ड्रामास में देखा होगा और कहानियों में पढ़ा होगा कि जो राजा महाराजा होते थे वो जब भी कोई ऑर्डर देते थे तो साथ में ऐसे करते थे, तखलिया या कुछ भी हाजिर हो, साथ में 2 तालियां बजाई, काम हो गया। अच्छा, अब वो जो सोच है ना, वो जो चीज़ें हैं, वो लेकर आए हैं कमरे बने हाशिम के बच्चे। ये स्कूल है जनाब बड़ा ज़बरदस्त, और उसके 9th स्टैंडर्ड के बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। और उन्होंने पता क्या किया है, उन्होंने ये जो ताली है ना, इसको इस्तेमाल किया है घर की लाइट्स यानी कि बत्तियां जलाने और बुझाने के लिए। अब हमारे घर में अक्सर कोई सुस्तुल वजूद ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होते हैं जिनका दिल नहीं करता कि उठ के वो पंखा ऑन करें या पंखा बंद कर दें या लाइट ऑन करें, लाइट बंद कर दें। तो उनके लिए तो बड़ी आसानी हो गई है कि कुछ नहीं आपने करना, आपने सिर्फ बजानी 2 तालियाँ, और 2 तालियों से बिजली जो है वो आएगी, बिजली जाएगी, कैसे और क्यों कर, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया, मैं इन बच्चों से ही जान लेती हूँ। मेरे साथ जनाब कमरे बने हाशिम स्कूल के बहुत ही प्यारे बच्चे मौजूद हैं। समीन फातिमा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम समीन, कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। ज़रियाब हसन मेरे साथ हैं। ज़रियाब कैसे, आप भी ठीक ठाक हैं? और साथ में हमारे साथ रज़ा आप भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, ठीक ठाक हैं आप भी? अच्छा, मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले तो ये ताली बजा के ये चीज़ें ऑन ऑफ करने का ख्याल कैसे आया? हमारे पास जब हम माइक्रोफोन सेंसर पे वर्क कर रहे थे, क्योंकि आर्डिनो यूनो में हमने डिफरेंट, जो हमारा इलेक्टिव था, हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में वर्क किया। तो जब हम माइक्रोफोन सेंसर पे वर्क कर रहे थे, सो मी, ज़रियाब एंड रज़ा, वी वर वर्किंग टुगेदर एंड वी थॉट दैट इट वुड बी अमेजिंग अगर हम इसको ऐसे करके यूटिलाइज़ करें, तालियों से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि तालियाँ सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। लोगों की आवाज़ें डिफरेंस होती हैं बट तालियाँ जो है वो एक्यूरेट होती हैं। हाँ, ठीक है, ओके। तो उसके बाद फिर आपने सोचा कि तालियों के साथ हम जो साउंड होगा उससे हम लाइट जलाएंगे, ये हाँ, लाइट की। इससे अगर हम इससे सर्वो कनेक्ट कर दें तो डोर ओपन क्लोज भी हो सकता है। और हमने लाइट्स इसलिए कनेक्ट की क्योंकि लाइट्स जो है वो ऑब्वियसली प्यारी लगती हैं। लाइट्स प्यारी लगती हैं, और वाकई मतलब आपका घर में बैठे दिल करे डिस्को का माहौल, तो घर में तालियां बजाते रहे लाइट ऑन ऑफ होती रहेगी, बड़ा अच्छा होगा। लेकिन आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, माइक्रोफोन की से भी आप बात करी थी? नहीं, हम माइक्रोफोन सेंसर पढ़ रहे थे। वी वर इन डूइंग इट इन इलेक्टिव। अच्छा, आप चेक करें माइक्रोफोन, आजकल क्या कुछ चीज़ें आ गई ज़बरदस्त बच्चे, इसलिए तो हमारा नाम रोशन भी करें कि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप लोगों का कैसे इसमें जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हाँ भी हमने एक ऐसी चीज़ बनानी है? सब लोग एक पेज पे थे? यस, वी आर टीम। सबका अलग अलग विजन था जो एक टीम में बनकर आया। मेरा विजन था, यानी हमारी टीम का विजन था कि कोई ऐसी डिवाइस हम बनाएं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें लोगों को हम एडवांटेज दे सकें कि वो अगर बिजी हैं तो वो जस्ट क्लैप करें और सिस्टम ऑन हो जाए, लाइट्स ऑन हो जाएं, घर ऑन हो जाए, पूरा फैंस चलें। हम बेसिकली सबका विजन था कि हमारा जो विजन था वो था कि बच्चों को सेफ्टी हम प्रोवाइड करें, बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड। और इसके पीछे भी है कि जो बच्चे जो बड़े हम देखते हैं ना सॉकेट्स को छेड़ते फिरते हैं, तो उनको था कि ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जिसमें बच्चे जाके ना अपनी उंगलियां दें, बच्चे प्रोटेक्टेड रहें। और साथ में खुद सोचे ना कि जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए भी कितनी आसानी हो जाएगी कि अगर ऐसी कोई चीज़ वो अपनी एक हाथ की ताली से कर सकें। आपका इसमें क्या विजन शामिल था, रज़ा मुझे बताएं। ओके, वी आर वर्किंग एज अ टीम, सो डिफरेंट हमारे जो है लेआउट्स ऑब्वियसली जब हम सीख रहे होते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे होते हैं,
सो उसके एक सेनर्जाइज होकर जब हम काम करते हैं तो एक डिफरेंट चीज़ जो है निखर के आती है। सो जब हम सब एक साथ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं एक एक चीज़ पे, सो किसी का एक आइडिया आया कि फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर को इस तरह होना चाहिए, इसकी प्रोग्रामिंग ऐसे होनी चाहिए, इसका सर्किट इस तरह होना चाहिए। सो जब सारे माइंड कोलैप्स होते हैं तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ आती है, जस्ट लाइक दिस। सही। अच्छा मुझे बताएं, अब तक ये जो आपका प्रोजेक्ट है इस पे आप लोगों को कितने इनामात मिल चुके हैं? हमने जो है वो टेक्नोफेस्ट में वी स्टैंडर्ड एज रनर अप्स अमॉन्ग 25 यूनिवर्सिटीज़ एंड अ होल स्टार्टअप। So for even though we were runner up, but in our opinion we got this big. बिल्कुल भाई, क्योंकि आप नवी जमात के बच्चे, आप खुद सोचें कि वो की जा रहे हैं रनर अप, तो सेकंड में भी आ जाते हैं। इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर देम। It was a huge thing. We were in shock. अच्छा घर वाले कितने इम्प्रेस हुए मुझे ये बताएं जरा। लोग तो हो गए, घर वाले इम्प्रेस होना मुश्किल होता है। Obviously they appreciate us और डिफरेंट जो है हमें और इनोवेट करना चाहिए इन सब चीज़ों को, ताकि जो है हम सोसाइटी के लिए भी हेल्प करें और इवन दो हम अपनी एक कैरेक्टर भी बिल्ड करें। प्लस जो हमारे पेरेंट्स हैं दे आर ऑब्वियसली अप्रिशिएटिंग अस बिकॉज़ वी आर लर्निंग समथिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इन अ ह्यूज लेवल। सही। अच्छा मैं चाहूँगी जब इसको प्रैक्टिकल भी जरा करके दिखाएं, ये क्लैप्ट्रॉनिक्स जो है इनका ये प्रोजेक्ट, ये कैसे वर्क करता है? वेल बेसिकली जो क्लैप्ट्रॉनिक्स है वो एक फिनोमेना पे काम करता है। इट्स कॉल्ड द फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इन शॉर्ट फॉर्म इट्स कॉल्ड FFT। FFT क्या होता है? FFT जो है वो बेसिकली क्लैप्स के पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है। तो मुझसे भी तेज बोलती है भाई। आराम से बताओ, आराम से। FFT जो होता है वो एक फिनोमेना होता है जो माइक्रोफोन सेंसर में यूज होता है, जिसकी वजह से माइक्रोफोन सेंसर क्लैप के जो पैटर्न्स होते हैं ना उसको डिटेक्ट करता है। सही है। फॉर एग्जांपल 2 क्लैप्स हैं तो इससे लाइट जल रही है। सही है। ये स्पेसिफिक पैटर्न सेट है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एंड व्हेन वी क्लैप 2 times द लाइट्स टर्न्स ऑफ। दोबारा से करे, बड़ा मजा आया मुझे। करे दोबारा करे। हाँ ओके। 2 times क्लैप्स। लाइट्स ऑन होगी, बत्तियां बुझा दे, लाइट बंद। That's it. क्या मजेदार चीज है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि हम भी यहाँ पे आके बैठे, ये जो सारे कुमकुमे पीछे बरकी कुमकुमे लगे हैं ये भी इससे ऑन एंड ऑफ हो जाए। कितना टाइम लगा इसको बनाने में समीन? 2 months। 2 महीने। विजन ऑब्वियसली विजन कम अप और फिर हम सब टीम से सजेशन किया हमने क्या क्या कर सकते हैं इस पे, और सबके आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करने में उसमें टाइम लगा। हमने रिसर्च की इसके बारे में क्या क्या हो सकता है इसके साथ, और फ्यूचर मॉडिफिकेशंस वगैरह में। तो इस सब में फ्यूचर मॉडिफिकेशन में आप लोगों ने क्या कुछ सोचा, इसमें क्या करेंगे? जैसे कि अभी हम ऑफसेट बात कर रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मेहंदी आ जाए सब। जी हम मैं से पूछ रही थी, मैंने कहा बच्चों अगर किसी मेहंदी वाले घर में, ये शादी वाले घर में ये सिस्टम लगा हुआ है, वो तालियां बजाए तो वो तो डिस्को लाइट्स हो जाएंगी। तो उसका क्या करना है? उसमें एडवांसमेंट AI, अब आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बिल्कुल ही इवॉल्व करते जा रहे हैं। ये बच्चे देखिए कितने अच्छे बच्चे, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है। यकीन माने मैं 9th क्लास में थी, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता भी नहीं था, तो थी भी नहीं, लेकिन जबरदस्त। सो उसमें जो है हम वॉइस असिस्टेंट डाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ पर्सन कहता है कि प्लीज टर्न ऑन द लाइट, अब वहाँ पे मेहंदी में तो डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं, तो अब वो जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली। तो आप जैसे गूगल से भी हम बात करें ना, ऐसी कुछ डिवाइसेस होती हैं कि हे गूगल कुछ भी है तो ये चला दो, तो वो समझती है, लेकिन इसका कैसे पता चलेगा? अच्छा आगे आप लोगों ने एडवांसमेंट क्या क्या सोची हुई कि इसको आगे फर्दर कैसे मॉडिफाई करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है? इसमें हम सर्वो मोटर लगा सकते हैं लाइक दैट। कभी ऐसा होता है कि डोर्स ओपन नहीं हो पाते, हम जस्ट क्लैप करें और डोर ओपन हो जाए लाइक दैट। जैसे कोई मैजिक हुआ हो, हमने क्लैप किया, अमेजिंग सिनेरियो आ जाता है कि वाह व्हाट अ मैजिक। वाह वाकई मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं एक जरा क्लैप करूँ और दरवाजा खुल जाए। जबरदस्त, मैं क्लैप करूँ दरवाजा बंद हो जाए। और इसमें हम माइक्रोफोन सेंसर भी है, तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हमारे जो फूड्स होते हैं जब हम फ्लोर पे चलते हैं तो एक आवाज़ बनती है, हम उसको भी डोर से कनेक्ट कर सकते हैं। जब हमारे फूड्स की कोई आवाज़ बने तो उसकी वजह से दरवाजे भी खुल सके। हाँ, क्योंकि ये थोड़ी क्लियर आवाज़ है जो कि रीड कर सकते हैं, ये इसके जो सिग्नल्स हैं वो आराम से रीड कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा आप लोगों ने क्या कुछ किया? भाई ये आपने ज़बरदस्त एक कारनामा तो सर अंजाम दे दिया, मुझे खास साथ में बताएं किसी बाहर इंटरनेशनल कंपटीशन में आप लोगों ने अप्लाई किया इसको लेके? बिल्कुल, अभी हम इंशाल्लाह करेंगे। बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं बिटवीन दिसंबर टू अबाउट जनवरी और मार्च वगैरह तक ना, तो उसमें हमारा बिल्कुल प्लान है कि हम क्लैप्ट्रॉनिक्स को आगे करेंगे। जी अच्छा मुझे अब ये बताएं, ये बच्चे माशाल्लाह से इतने ब्राइट हैं, मैं इनसे ये भी जानना चाहूँगी आप लोगों के पर्सनल जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या समीन? मेरे फ्यूचर प्लान्स, आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द फ्यूचर एंड फर्दर गो इनटू द फील्ड्स ऑफ आइदर डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज इट्स वेरी बिग। या इट्स ह्यूज, इट इज़ इंडीड ह्यूज। ज़रिया आपका क्या प्लान है आगे? आई वांट टू बी अ एविएशन इंजीनियर, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल इंजीनियर।
अच्छा, कितने ज़बरदस्त बच्चे हैं। आई एम ग्लैड कि अब वो टाइम आ गया कि बच्चे सोच रहे हैं कि हमने डॉक्टर, इंजीनियर और इनके अलावा और भी कुछ चीज़ जो है उसमें जाना है। आपका क्या प्लान है रज़ा? टेकप्रेन्योर मेनली जो टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेट होता है, टेकप्रेन्योर प्लस इन्वेस्टर एज वेल, क्योंकि एसेट्स में इन्वेस्ट करना इज़ मोर रिलायबल दैन इन्वेस्टिंग इन लायबिलिटीज़। 9th क्लास के बच्चे हैं, सोचें ये बच्चे, मुझे इतनी खुशी हो रही है और इन लोगों को देख के, इन बच्चों को देख के आई एम सो होपफुल। मुझे इतनी उम्मीद जो है वो मेरे इस वतन से एकदम से वाबस्ता हो रही है कि मेरे मुल्क का फ्यूचर कितना ब्राइट है, क्योंकि इतने ब्राइट बच्चे 9th क्लास में जो एक इतना ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो है जी क्लैप्ट्रॉनिक्स जो है। तो आगे आप लोगों ने सोचा हुआ कि आगे जो, क्योंकि ये तो आप लोगों का एक प्रोजेक्ट हो गया है, तो आगे जाके भी आई एम श्योर आपके 10th क्लास में भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि आपके फाइनल जो कहते हैं एज अ, हम तो कॉलेज में हमने थीसिस किए लेकिन आप लोग के स्कूल्स में ऐसे फाइनल प्रोजेक्ट्स आ गए, वो आपने क्या सोचा हुआ, क्या करना है? वो इंशाल्लाह हम जाएंगे तो हर स्टैंडर्ड के हिसाब से ना अलग अलग सेंसर्स और अलग अलग कंपोनेंट सेट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने अगर माइक्रोफोन सेंसर पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम में भी हो सकता है हम कुछ और पढ़ें, तो वो जब हमें सेंसर्स पता चलेंगे ना उसके, तो हम उसके हिसाब से देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा मुझे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में मैं देखती हूँ कि जो आईटी कंसल्टेंट, आईटी स्पेशलिस्ट होते हैं जो ज़बरदस्त जा रहे होते हैं, या तो वो इंडियंस होते हैं या वो पाकिस्तानी होते हैं, बट समहाउ दे आर नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से बाहर जाके काम कर रहे होते हैं। सो आप बच्चों को अभी, क्योंकि आप लोग काम भी कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या लगता है कि नहीं हमारे पाकिस्तान में कितना हमें स्कोप, और हमें पाकिस्तान में रह के कितना काम करना है? पाकिस्तान का हमारा ये स्कोप है बिकॉज पाकिस्तान में हर बच्चे के पास कोई ना कोई विजन है। पाकिस्तान में बच्चे, उनके पास आइडिया होता है कि हम ये कर सकते हैं, बट उनको टाइम नहीं मिल पाता, उनको कोई स्ट्रॉन्ग करने वाला नहीं होता, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं होता कि वो किस उसमें करें। इसमें हमारी मिस शहजीन इंजीनियर है, उनका कंट्रीब्यूशन है। हमारा स्कूल हमें बहुत सपोर्ट करता है, स्पेशली मैडम रुखसाना हाजी एंड आवर हेड्स। हमने ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बनाया है एंड our vision is to implement this all over the Pakistan and all over the world. ज़बरदस्त। इसमें लागत कितनी आई बच्चे, कॉस्ट कितनी आई रज़ा इसमें? इसमें मेनली इफ़ यू आर फ्रॉम, इसमें इस प्रोटोटाइप से अगर हम बात करें, एक छोटे से लेवल पे स्टार्ट करना, फॉर एग्जांपल जैसे एलईडी इस लाइट को हमें जलाना है तो मेनली 5 to 7,000 होता है, क्योंकि सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, सबके प्राइसेस इंक्लूड होती हैं। बट ऑन अब इस पूरे सेट पे इसमें लगाना चाहूँ तो ऑब्वियसली फिर वो प्राइस बाय द टाइम और एलईडी के साथ बढ़ती रहती है। सही। अच्छा जैसे भी आपने बात भी की, तो ये अगर ऐसी कोई चीज़ हम अपने घरों में सेंसर को लगा सकें तो वो पॉसिबल हो सकता है जो आप लोगों ने चीज़ बनाई है, कि आपको डिज़ाइन कर सकते हैं ऐसा घर के जहाँ पे हम ये ऑडियो सेंसर के थ्रू आप घर के दरवाजे खोल सकते हैं, आप लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं। यस, ये फर्दर मॉडिफिकेशन में इंशाल्लाह हम इस पर वर्क भी कर रहे हैं। हमारा पूरा प्लान है कि हमारा जो स्कूल है कमरे बनी हाशिम, हम पूरा उसका मैप बनाएं, उसमें हम वॉइस इंटीग्रेशन करें कि जब भी हम कुछ ना कुछ बोलें तो हमारे स्कूल एज अ प्रोजेक्ट वो वर्क, मतलब उसका सिस्टम ऑन हो, उसके लाइट्स ऑन हो, देयर विंडोज। अच्छा मुझे ना ज़रा आपने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बात की कि हमारे यहाँ बच्चों को वक्त ही नहीं मिलता, और जो कि बात बिल्कुल सही है। खुद देखिए, मैं अपने घर में भी देखती हूँ, मैं भाई के बच्चे वाले भी तो जाते हैं जी, सुबह स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद कारी साहब आ जाते हैं, कारी साहब जैसे जाते हुए बच्चों की ट्यूशन या फिर एकेडमी का टाइम हो जाता है, और ये बच्चे फिर रात को जब खुद सोचें, जब 7-8 बजे थक कर आए, फिर उन्होंने खाना खा के सिर्फ सोना ही होता है। हमने बच्चों को टाइम कहाँ दिया कि बच्चे सोच सकें, कुछ क्रिएट कर सकें? तो ये सबसे ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है कि हम बच्चों को इतना टाइम दें। वैसे कितना टाइम मिल जाता है आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए? ये तो खैर आपकी पढ़ाई का भी हिस्सा है, लेकिन फिर भी स्टिल हमारे स्कूल में इलेक्टिव्स होते हैं जिनमें बच्चे अपने मर्जी से इलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी पूरी टीम है 8 मेंबर्स की, हमने इलेक्ट किया आर्डिनो उस वक्त नया नया आया था, हमें कुछ नहीं पता था, बट जैसा कि मैंने कहा इंजीनियर मिस शहजीन फातिमा आर्डिनो ट्रेनर, उन्होंने हमें गाइड किया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिली जिसकी तरफ से हम आर्डिनो की तरफ जा सके। इट्स आर्डिनो, हाँ, माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस होती है, इसमें USB पोर्ट्स, डेटा DC पोर्ट्स जिसमें हम बैटरी से भी कनेक्शन कर सकते हैं। हम अगर इसमें आर्डिनो यूज़ हुआ, अगर हम लैपटॉप से हटा के या कंप्यूटर से हटा के इसमें बैटरी अटैच कर सकते हैं। जैसा कि आबदी ने, रज़ा ने कहा कि अगर हम इसको ह्यूज लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें पावर सप्लाई भी चाहिए होगी, तो हम बैटरी से इसको कनेक्ट करके बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दीज किड्स। और इन बच्चों को देख के मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि जहाँ पर ये बच्चे हैं कि अल्लाह पाक इनकी बहुत अच्छी नसीब करे, ये आगे बढ़ के मुल्क का नाम रोशन करें, अभी भी नाम रोशन कर रहे हैं और इनका इतना माशाल्लाह से ब्राइट फ्यूचर है।